हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज की ये वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो रहेगी मेरे लिए भी और तुम लोगों के लिए भी। बिकॉज आज की इस वीडियो में मैं अपने कॉलेज अलॉटमेंट के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन सा कॉलेज मुझे अलॉट हुआ, कैसे अलॉट हुआ, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई, कॉन्सिक्वेंसेज जो भी आए। तो बताने का पर्पज़ ये रहेगा मेरा कि अब तुम लोगों के भी नीट के काउंसलिंग जल्दी ही होने वाली है। ठीक है, नीट दोगे फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो तुम्हें ये सारी बातें ध्यान में रखनी पड़ेंगी अपने कॉलेज के लिए। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब तक मैंने इस पे कोई वीडियो नहीं बनाई है और ना ही आगे कोई वीडियो बनाऊंगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो है, तो थोड़ी डिटेल्ड वीडियो रहेगी काउंसलिंग पर, अपने कॉलेज अलॉटमेंट पे, इन सारी चीज़ों पे। ठीक है, नीट 2024 जब से हुआ है या जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मेरे दिमाग में एक लाइन हमेशा से थी। वो थी कि जिसने दिल्ली जीत लिया उसने नीट जीत लिया। ठीक है, इसका मतलब कि जिसको दिल्ली का कॉलेज मिल जाता है, इसका मतलब उसने रियल में नीट क्रैक कर लिया। बिकॉज बाकी कॉलेजेस तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन दिल्ली के जो फ़ायदे हैं ना अपने, वो बहुत ज़्यादा है। सबसे पहला फ़ायदा कि दिल्ली दिल्ली है, उसका नाम दिल्ली है, सबसे बड़ा फ़ायदा उसका। दूसरी बात, इन्वायरमेंट उसका अच्छा है, ज़्यादा टॉक्सिसिटी नहीं होती, जूनियर सीनियर का वैसा नहीं है, रैगिंग वगैरह का नहीं है। बुक्स अगर आपको लेनी है पुरानी दिल्ली चले जाओ, सस्ते में सारी बुक्स मिल जाती हैं। इसी तरह से बहुत फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा मेरे लिए भी है कि मैं दिल्ली का हूँ, तो दिल्ली वालों को दिल्ली का कॉलेज ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब मुझे बिहार और हिमाचल वगैरह नहीं जाना पड़ता। ठीक है, मतलब वो सारे जो कॉलेजेस हैं वो दिल्ली के मुकाबले तो कम है ना। तो अगर दिल्ली वाला वहाँ जाएगा तो सेटल होने में थोड़ी सी परेशानी होती है। इसलिए दिल्ली का ही कॉलेज अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा प्रेफरेबल होता है। इसलिए ये सारे फ़ायदे। दो फ़ायदे जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है इसका पीजी कोटा। सबसे ज़्यादा पीजी सीट्स जो है ना वो दिल्ली में है। ठीक है, तो अगर आप दिल्ली से नीट यूजी करते हो, एमबीबीएस करते हो, तो पीजी की 50% सीट्स आपको रिजर्व मिलती हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा सीट्स दिल्ली में हैं, तो सबसे ज़्यादा चांसेस आपके बन जाएंगे कि आप दिल्ली में ही नीट पीजी भी करते हो। ठीक है, और नीट पीजी में जो आपको सैलरी मिलती है, वो सबसे ज़्यादा नहीं, सबसे ज़्यादा नहीं, सेकंड टॉप पे है। सेकंड टॉप पे दिल्ली है। ठीक है, तो सेकंड टॉप पे दिल्ली है। 1,10,000 या कुछ ऐसा नीट पीजी में आपको हर मंथ मिलता है। ठीक है, जहाँ बाकी स्टेट में जैसे बिहार वगैरह में 40-50 हज़ार मिलता है, हिमाचल में भी 40,000 भी मिलता है, इतने मिलते हैं। ठीक है, तो वहाँ दिल्ली कितना देता है? 1,00,000, 1,10,000 ऐसे देता है पर मंथ का। तो इसलिए अगर एमबीबीएस आप यहाँ से करते हो तो नीट पीजी में फ़ायदा होगा, नीट पीजी से आपको सैलरी में फ़ायदा होगा, वैसे सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। ठीक है, दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है दिल्ली का, वो है इसका बॉन्ड सिस्टम। बिहार में अगर यूपी में देखते हो आप, तो एमबीबीएस करोगे तो 2 साल का बॉन्ड है, यानी 5 साल का एमबीबीएस, फिर 2 साल आपको उस कॉलेज को देने हैं। अगर आप हरियाणा में देखते हो तो एमबीबीएस करने के बाद 5 साल आपको नीट, मतलब उसमें देना पड़ेगा, उसका बॉन्ड है। ठीक है, एमबीबीएस कर लिया आपने 5 साल का, फिर 5 साल उस कॉलेज को सर्व कर रहे हो, और जब तक ये बॉन्ड लगा रहता है तब तक आप कहीं भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका डार्क साइड हो जाता है। अब बिहार में देखो, हिमाचल में देखो, वहाँ कोई भी नीट यूजी में बॉन्ड नहीं है, एमबीबीएस में कोई बॉन्ड नहीं। तो अच्छी बात है कि आप एमबीबीएस करो, तुरंत निकल जाओ। लेकिन एमबीबीएस करने के बाद आपको पीजी का कोटा तो वहीं का मिलने वाला है, बिहार का, हिमाचल का, वहीं चंडीगढ़, ये सब का मिलने वाला है। लेकिन दूसरी साइड क्या होता है कि अब आप पीजी कोटा ले रहे हो तो पीजी भी वहीं से करोगे, और पीजी वहाँ से कर रहे हो तो उसके पीजी में 2 साल का बॉन्ड है। ठीक है, एक तो सैलरी कम, ऊपर से बॉन्ड भी है 2 साल का। तो 3 साल का नीट पीजी करने के बाद 2 साल का आप बॉन्ड दे रहे हो, तो वो और घाटा आपका चला जाएगा। ठीक है, इन सब में दिल्ली सबसे ऊपर रहेगा, चंडीगढ़ भी सबसे ऊपर रहेगा, बिकॉज इसमें ना एमबीबीएस में बॉन्ड है, ना नीट यूजी में, ना नीट पीजी में, कहीं भी बॉन्ड नहीं है। तो इसलिए आप अगर दिल्ली को चूज़ करते हो तो आप मतलब बस कोर्स करो अपना, हो गया। ठीक है, तो ये फ़ायदा रहता है कि अपना कोर्स करो, मामला ख़त्म। वरना बाकी स्टेट्स में जाओगे तो बॉन्ड लगेगा, कभी सैलरी कम होगी, कभी कुछ होगा, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें, परेशानियाँ होती है। दिल्ली में ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, दूसरी बात, क्या, जब नीट 24 का रिज़ल्ट आया था, मेरे रिज़ल्ट नहीं आया था तब तक। ठीक है, तो मेरे मार्क्स बन रहे थे 685 बन रहे थे, मैंने सबको 680 बताया था। तो मेरी जो रैंक बन रही थी तब के हिसाब से, तो मैं समझ रहा था 2000 रैंक तक बन जाएगी या ज़्यादा से ज़्यादा 2500 आ जाएगा। ठीक है, तो भी मुझे सफदरजंग आराम से मिल जाएगा। मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो मैं उसी हिसाब से देख रहा था कि 2500 रैंक तक भी आराम से मिल सकता है, सफदरजंग वगैरह भी, यूसीएमएस भी मिल सकता है आराम से, जो मैं ले लूँगा।
तो मैं सोच रहा था कि मैं टेंशन फ्री हूँ, आराम से मेरा सब कुछ हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रिज़ल्ट आता है, मेरी 7000 रैंक बनती है, 7000 रैंक, ठीक है? अब तो दिल्ली भी मुश्किल हो गया था मेरे लिए, मतलब मुश्किल क्या, नामुमकिन। इस बार का कट ऑफ देखो दिल्ली का, तो 7000 रैंक पे 6000 पे भी अच्छे से नहीं मिला है, ठीक है? तो 7000 पे क्या ही मिलेगा? तो इतनी हाई कट ऑफ थी, 7000 रैंक थी मेरी, तो मैं समझा था कि दिल्ली तो नहीं मिलने वाला है। तो मैंने अपने और स्टेट्स बनाए, जैसे हिमाचल बनाए कि उसमें तो एमबीबीएस में बॉन्ड नहीं है। फिर बिहार बनाया, वेस्ट बंगाल बनाया बिकॉज़ उसमें भी बॉन्ड नहीं है। ये सारे स्टेट्स मैंने देखे और मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी पे हिमाचल था बिकॉज़ थोड़ी घूमने वाली जगह है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा एन्जॉय भी करता चलूँगा बिकॉज़ दिल्ली भी घूमने वाली जगह है, तो मैं उसी का अल्टरनेट ढूँढ रहा था, ठीक है? तो हिमाचल था मेरे टारगेट पे। फिर बिहार आया बिकॉज़ मैं ओरिजिन जो है, मैं पैदा हुआ था बिहार में ही हुआ था, तो इसलिए मैं सोच रहा था वापस बिहार चला जाऊँगा, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा मेरे लिए। या फिर झारखंड चला जाऊँगा, रिम्स रांची बहुत अच्छा कॉलेज है उसका, मैं सोच रहा था वहाँ एडमिशन ले लूँगा। तो 685 ऐसे मार्क्स थे ना मेरे कि आपको दिल्ली तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसके बजाय बाकी स्टेट के सारे टॉप कॉलेज आपको आराम से मिल जाएँगे। तो ये इतनी बड़ी डिफ़िकल्टी थी कि मैं सोच रहा था कि दूसरे स्टेट के टॉप कॉलेज लूँ या फिर दिल्ली के लिए लास्ट राउंड तक लड़ता रहूँ, वो भी कंफर्म नहीं कि दिल्ली मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि स्कोर रिवाइज़ हो गया, मतलब नीट का जो सुप्रीम कोर्ट का दोबारा ऑर्डर आया कि 5 मार्क्स जो हैं, वो घटा लिए जाएँ जिन्होंने गलत किया है। तो उससे मेरी रैंक 5500 बन गई, पहले 7000 थी, फिर 5500 रैंक बन गई। तो 5500 बनी तो थोड़ी राहत की सांस ली कि हाँ चलो, ये रैंक अच्छी है, इस पे थोड़ा सा कॉलेज अलॉट हो सकता है। लेकिन फिर भी इसमें भी रिस्क था कि पता नहीं किस राउंड में मिलेगा, कौन सा कॉलेज मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, क्योंकि दिल्ली का हर एक कॉलेज बहुत बेस्ट है। और जैसे यूपी में 20-30 कॉलेज हो गए, बिहार में कितने सारे कॉलेज हैं, सब में बहुत कॉलेज है, दिल्ली में सिर्फ 5 कॉलेज है। ठीक है, 5 कॉलेज है, वो भी टॉप है, तो पूरे इंडिया से लोग आने चाहते हैं, तो दिल्ली वालों के लिए बहुत परेशानी हो जाती है। और दिल्ली का जो थोड़ा क्राइटेरिया है ना स्टेट कोटा का, वो भी बहुत अलग है, तो हर कोई आ जाता है, इसलिए बहुत दिक्कत होती है दिल्ली वालों के लिए, ठीक है? जो रियल में दिल्ली वाले हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत बैठ जाती है, ठीक है? तो ये बात थी मेरी प्रायोरिटी लिस्ट की कि मैंने कौन-कौन से स्टेट्स को रखा था, लेकिन फिर भी सबसे पहली प्रायोरिटी मेरी दिल्ली ही थी। अब तुम ये सोचो कि जहाँ नीट का रिज़ल्ट आने के बाद मैं ये सोच रहा था कि यूसीएमएस जाऊँगा, वीएमएमसी जाऊँगा या फिर इसमें चला जाऊँगा, उसमें चला जाऊँगा। अचानक से मेरे मुँह से लुक़मा छीन लिया जाता है और फिर मुझे पता चलता है कि दिल्ली भी अब मिलना मुश्किल हो रहा है, ठीक है? लेकिन मैंने सोचा लड़ूँगा, दिल्ली के लिए लड़ना पड़े लड़ूँगा, मैं लास्ट राउंड तक जाऊँगा। लेकिन मैं तो तैयार था, लेकिन मेरे घर वाले, पेरेंट्स, टीचर्स, मेरे दोस्त सब के सब ये कह रहे थे कि जो मार्क्स मिला है, जो कॉलेज मिल रहा है उसको गनीमत समझो और ले लो, ठीक है? राउंड 1 ऑल इंडिया का गुज़र गया, मैंने कोई कॉलेज नहीं लिया। राउंड 1 स्टेट का गुज़र गया, मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है? राउंड 2 फिर ऑल इंडिया का गुज़र गया, मैं कुछ नहीं लिया। राउंड 2 स्टेट का गुज़र गया, मुझे कुछ नहीं मिला। अब इधर यूट्यूब पर भी सब पूछ रहे हैं, कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ? व्हाट्सएप पे हर घंटे मैसेज आ रहा है, कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ? टीचर्स मैसेज कर रहे हैं, कौन-सा कॉलेज अलॉट हुआ? किसी को कुछ आंसर नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है? लेकिन चलता गया, चलता गया, चलता गया, मतलब इतना ज़्यादा ट्रॉमा हो गया था, आप समझो 6 महीने पहले नीट दिया हूँ, तब से लेकर अब तक मुझे टेंशन ही था। कभी रिज़ल्ट का, कभी सुप्रीम कोर्ट का, कभी किसी का और अब लास्ट में आकर रिज़ल्ट का, ठीक है? मेरे लिए रियल रिज़ल्ट काउंसलिंग का रिज़ल्ट था। 685 तो इंसान को पता रहता है, वो उसकी मेहनत पे डिपेंड करता है। लेकिन ये जो है, ये आपके रिज़र्वेशन पे डिपेंड करता है और दिल्ली पाना इसलिए भी मुश्किल है ना, मान लो मैं अब थोड़ा-सा रिज़र्वेशन पे बात करता हूँ। देखो, दिल्ली में टोटल सीट्स हैं 1200, ठीक है? 1200 के एप्रॉक्स हैं। तो अच्छी खासी सीट्स हैं, बहुत अच्छी सीट्स हैं 1200, ठीक है? लेकिन दिक्कत ये है कि 1200 में से 85% सीट्स स्टेट वालों के लिए रिज़र्व है। मतलब मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए 85% सीट्स रिज़र्व है। तो 1200 में का 85 क्या हो जाएगा? 1020, यानी 1000 सीट्स आपके दिल्ली वालों के लिए रिज़र्व है। बहुत अच्छा नंबर है, मुझे बहुत हाई चांसेस थे कि 1000 सीट्स हैं, आराम से मिल जाएगा। दिक्कत क्या होती है, 1000 सीट्स में से आपको 27% ओबीसी को जाएगा, 5% पीडब्ल्यू को जाएगा, 1% सीडब्ल्यू को जाएगा, फिर 5% उसको जाएगा, इसको जाएगा, उसको जाते 65% सीट्स जो है ना, वो रिज़र्व हो जाती हैं।
35% जो सीट बचती हैं वही जनरल वालों के लिए बचती हैं। तो अगर मान लो किसी कॉलेज में 100 सीट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 35 ही सीट्स जनरल वालों के लिए। इतने पे अगर बात होती ना कि ओबीसी के लिए इतनी सीट्स है, जनरल के लिए इतनी, मैं मान लेता कोई बात नहीं, क्योंकि अगर सारे ओबीसी के बच्चे 27% में आ रहे हैं अच्छी बात है, सारे जनरल 35 में अच्छी बात है, क्योंकि बच्चों का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है। दिक्कत ये होती है कि अगर मान लो ये 35% जनरल, ये 27% ओबीसी, अगर किसी ओबीसी वाले ने ज़्यादा मार्क्स ला लिया, जनरल के इतने मार्क्स ले आए उसने, तो उसको ओबीसी से उठाकर जनरल की सीट दे देते हैं। तो इसका मतलब जो 35 सीट बची है जनरल वालों के लिए, वो अभी मैं नहीं कह पाऊंगा कि वो सीट जनरल को ही मिलेगी या नहीं। हो सकता है कोई ओबीसी वाला आए उसको ले जाए, कोई एससी वाला आए उसको ले जाए, ठीक है। तो ये कंफर्म नहीं होता है कि वो सीट जनरल को ही मिलेगी, और यही जनरल वाला कोई कम मार्क्स ले आए तब उसे वैसी सीट नहीं मिलने वाली, तब उसे जनरल की ही सीट मिलेगी। इसलिए जनरल वालों के लिए नीट में बहुत हार्ड हो जाता है। जहाँ एससी एसटी को 1.5 लाख तक मिल जाता है, ओबीसी को तो लमसम उसी के जैसा मिलता है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को थोड़ा फ़ायदा हो जाता है, लेकिन जनरल वालों को अगर देखा जाए तो उनके लिए बहुत ही हार्ड हो जाता है, ठीक है, बहुत हार्ड हो जाता है। और दिल्ली पाना तो जनरल वालों के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। जहाँ पिछले साल 2023 में 610 और 611 पे कॉलेजेस मिल गए थे आराम से, वहाँ दिल्ली में 670 और 668 पे भी कॉलेज नहीं मिल रहे थे। इतनी ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है दिल्ली की, ठीक है। तो मैं कहूँगा अगर कोई जनरल वाला बंदा है, तैयारी कर रहा है नीट 25 की, तो तुम दिल्ली को एम करो। और सबसे पहले क्या एम करो कि 700 से प्लस ही बात करनी है, उससे नीचे बात करोगे तो तुम्हें कोई ढंग का कॉलेज नहीं मिलने वाला है। अब तो कोई नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा ऊपर सोचो, 700 प्लस लाओ, तभी तुम आराम से जी सकते हो, आराम से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब सोचो 685 मेरे आए, फिर भी दिल्ली के लिए इतना ज़्यादा लड़ना पड़ा, ठीक है। तो ये बात रही थी रिजर्वेशन की, कि थोड़ा सा रिजर्वेशन का ऐसा साइड है ना कि जिसकी वजह से जनरल वालों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, ठीक है। वैसे ये सब बात अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 700 प्लस ही स्कोर करना पड़ेगा। यही बात आ जाती है पीजी सीट्स में भी। पीजी सीट्स में भी 100 में से 35% सीट ही बचती हैं इसके लिए, जनरल वालों के लिए। बाकी सीट्स तो रिजर्व हो जाती हैं, ठीक है। तो वहाँ भी जनरल वालों को बहुत धक्का लगता है। वो सारी बातें बातें रहीं, लेकिन फाइनली जो मेरा कॉलेज अलॉट हुआ राउंड 3 के स्टेट में, तो वो अलॉट हुआ था एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज, हिंदू राव हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में है, ठीक है, मलकागंज। तो वो अलॉट हो गया एनडीएमसी। मैं खुश हो गया कि चलो दिल्ली का कोई कॉलेज मिल गया मुझे फाइनली। तो मैं गया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किया, फीस वीस सब सबमिट कर दिया और आ गया घर, ठीक है। जब घर आया हूँ तो क्या देखता हूँ कि वो रिज़ल्ट जो आया था कल शाम को, वो कैंसिल हो चुका है। मतलब कि वो जो मैंने फ़ीस सबमिट की थी, वो जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए थे, वो सब वेस्ट चला गया, क्योंकि वो जो रिज़ल्ट आया था वो कैंसिल हो चुका है। अब न्यू रिज़ल्ट आएगा, फिर से उसमें कुछ बच्चों के नाम हटेंगे क्योंकि अलॉटमेंट में कुछ मिस्टेक हो गई है, फिर न्यू रिज़ल्ट आएगा। अब जो प्रेशर हाई हुआ मेरा, कि अब तक जो मैं थोड़ा सा सांस नहीं ले पा रहा था, और थोड़े से सांस लेने के लिए 1 दिन का समय मिला था मुझे, मैं कॉलेज गया, खुशी खुशी सब कर लिया, लेकिन फिर से सांस अटक गई मेरी, बिकॉज वो रिज़ल्ट ही कैंसिल हो गया। और अब मैं घर पे भी नहीं बता पा रहा था कि वो रिज़ल्ट कैंसिल हो गया। 1 दिन बाद उनको खुद धीरे धीरे पता चल गया कि हाँ, लगता है रिज़ल्ट कैंसिल हो गया, कुछ दिक्कत आ गई है, ठीक है। बट फिर से जब 2 दिन बाद रिज़ल्ट आया उसका, रिवाइज रिज़ल्ट, तो उसमें मेरा नाम था, लेकिन मैंने देखा कुछ बच्चों के नाम उसमें से कट गए थे। और राउंड 3 के रिज़ल्ट में अगर ऐसा होता है कि किसी बच्चे का नाम घट जाए तो उसको कितना ज़्यादा अफसोस होगा, वो भी जनरल वाला था जिसके घट गए, तो उसको कितना ज़्यादा अफसोस हुआ होगा। लेकिन फिर भी मेरा नाम था उसमें, तो मैं खुशी खुशी, सारे डॉक्यूमेंट्स तो मेरे सबमिटेड थे ही, सारी फ़ी थी, मैं गया, स्लिप लिया, वापस आ गया। तो फाइनली कल जो है मंडे है, और कल मुझे फर्स्ट डे कॉलेज जाना है, एमबीबीएस का कॉलेज है, फर्स्ट डे जाना है, ठीक है। ये सारी बात थी मेरे कॉलेज अलॉटमेंट की। तो इन सारे का जो कंक्लूज़न बोलूँगा ना मैं, वो यही था कि तुम अपने स्टेट पे या अपनी कॉलेज पे हमेशा फोकस रहो कि तुम्हें वही चाहिए, ठीक है। और जब तुम उसके लिए मेहनत करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चाहे रिजर्वेशन रास्ते में आए, चाहे रैंक इन्फ्लेशन रास्ते में आए, चाहे सुप्रीम कोर्ट आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए,
लेकिन अगर तुम फोकस तरीके से लड़ते रहोगे आखिर तक तो वो तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर तुम अभी नीट 25 की तैयारी कर रहे हो तो अभी ही अच्छे से मेहनत कर लो, 700 प्लस आराम से लाओ, 700 प्लस। तभी क्या होगा कि तुम जिस कॉलेज में चाहोगे उस कॉलेज में कदम रख दोगे। मेरे 685 थे, दिल्ली के अलावा मैं कहीं भी चाह रहा था तो मेरे ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस मिल रहे थे, ठीक है, टॉप टॉप के कॉलेज मुझे आराम से मिल रहे थे। लेकिन बात क्या थी, बॉन्ड सिस्टम, पीजी कोटा, पीजी सैलरी, टॉक्सिसिटी, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर से मैं वापस आ जाता कि नहीं भाई, मुझे अपने ही स्टेट दिल्ली में चाहिए, मैं दिल्ली में ही लूँगा। और उसके लिए मुझे लास्ट राउंड तक रुकना पड़ा और मैं रुका और फाइनली मुझे मिल गया, ठीक है। तो इसलिए तुम लोग भी अभी सिर्फ और सिर्फ फोकस करो पढ़ाई पे, जितना ज़्यादा हो सकता है, जितनी मेहनत कर सकते हो करो और 700 प्लस आराम से लाओ। 720 लाओ, 710 लाओ, 75 लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन 700 प्लस लाओ ताकि तुम लोग हमेशा एक सेफ साइड में रहो, ठीक है। और इस बार ऑप्शनल क्वेश्चंस अब शायद नहीं ही आएंगे, तो तुम्हारे लिए और आसानी होगी, मतलब कटअप जो है तुम्हारा लो जाएगा, ठीक है। ये अब मैं कह सकता हूँ आराम से। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है, कोई भी क्वेश्चन गलत मत होने देना, कोई भी कॉन्सेप्ट मत छोड़ना। इससे क्या होगा, तुम्हारे मार्क्स अच्छे खासे इंक्रीज होंगे, ठीक है। 700 प्लस लाओ, आराम से बैठोगे, चाहे तुम जनरल में हो, ओबीसी में हो, किसी भी कैटेगरी से हो, तुम आराम से अच्छे कॉलेज में बैठ पाओगे, ठीक है। और जो रिजर्वेशन जिनको मिलता है, SC ST OBC EWS, उनको चाहिए कि वो भी 700 प्लस लाएं ताकि डायरेक्ट उनको एम्स दिल्ली मिल जाए, ठीक है। उन्हें अपने रिजर्वेशन का इतना अच्छा फ़ायदा मिलना चाहिए कि डायरेक्ट वो एम्स दिल्ली लें, ठीक है। मुझे अभी एक बंदा मिला जिसका OBC था, ठीक है, और PWD था। तो PWD आपने देखे होंगे कुछ बहुत कम होते हैं, फिर OBC भी देखे होंगे आपने, बहुत होते हैं। तो OBC प्लस PWD ये बहुत ही कम होते हैं। तो इनका मतलब बताऊं, जो ये 12 लाख की लिस्ट आई थी ना, बच्चों की 12 लाख की लिस्ट आई थी, उसमें से सिर्फ 250 ही बच्चे थे जो OBC PWD थे। तो मैंने उसे मोटिवेट इतना किया कि तुम इस बार कॉलेज मत लो, तुम्हें मिल रहा है मत लो, लेकिन तुम ये काम करो कि नेक्स्ट टाइम 600 ले आओ, 650 ले आओ। इससे ये होगा कि तुम्हें एम्स, बहुत टॉप के एम्स मिल जाएंगे आराम से। दूसरी बात ये होगी कि तुम MBBS फर्स्ट ईयर को झेल पाओगे, उसकी भी शक्ति होनी चाहिए कि तुम MBBS फर्स्ट ईयर में तुम्हें इतनी नॉलेज हो कि तुम उसके फर्स्ट ईयर को झेल पाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उसके फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाओ, ठीक है। इसलिए इन सब के लिए भी तुम्हें रिजर्वेशन का अच्छा खासा फ़ायदा उठाना चाहिए कि डायरेक्ट एम्स दिल्ली जाओ, ठीक है। एक बंदे का 711 आया, 711 पे एम्स दिल्ली तो नहीं मिलता, लेकिन वो मेरा साथी था, उसका EWS था, तो उसे मिल गया एम्स दिल्ली, ठीक है। तो उसने EWS का अपना अच्छा फ़ायदा उठाया ना, उसने इतने अच्छे मार्क्स स्कोर किए, मार्क्स भी बहुत टॉप के, रिजर्वेशन भी, और उसके साथ एम्स दिल्ली चला गया, बिल्कुल सेट हो गया, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि रिजर्वेशन मिल रहा है तो उसका अच्छा फ़ायदा उठाओ, अगर नहीं मिल रहा है तो चुपचाप अच्छे से मेहनत करते रहो, कोई बहाना मत करना, ठीक है। अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है और आराम से मेहनत करते रहो, ठीक है। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, कोई भी क्वेरी हो, कोई भी टेंशन हो, कुछ भी बात हो, कमेंट ज़रूर कर देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा मेरे डिस्क्रिप्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है।